हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए लेकर आए हैं हम आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कोज्ड बाय, कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके वजह से कोज्ड होता है। वो यूवी रेज की वजह से होता है, आईआर रेज की वजह से होता है, या फिर ग्रीन प्लांट की वजह से होता है, या फिर एक्स रेज की वजह से होता है। तो एज वी ऑल नो कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके वजह से होता है, वो आईआर रेज की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है। Is that clear? तो ग्रीन हाउस इज कोज्ड बाय आईआर रेज। तो लेट्स से पहला है ग्रीन प्लांट, इनकरेक्ट। इंफ्रारेड आईआर रेज क्या हो जाएगा आपका? दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इंफ्रारेड रेज क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ ले, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो मेन ग्रीन हाउस गैस जो होती है, मेन ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि जो जनरली ग्रीन हाउस गैसेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है जी, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। जनरली यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी हैं याद रख लेना। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। मीथेन, ठीक है जी, मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर, एंड वाटर वेपर। और ये सब क्या है? ये सब है ग्रीन हाउस गैसेस। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। इज दैट क्लियर? अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करके आओगे। और पूछ ले अगर कि मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जो मेन ग्रीन हाउस गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, एरोजोल। तो जो एरोजोल है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी है और साथ ही प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये दोनों है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, दैट इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होता है? दैट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। वहीं बात करें दैट इज PAN, ये क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ये कैसा है? दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। लास्ट ऑप्शन बता SO2, तो ये क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ये क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा PAN, दैट इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो एक बार जरूर इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बात किसकी कर रहे हैं हम? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ये डायरेक्टली एमिट नहीं होता है, ध्यान रखना। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो डायरेक्टली एमिट नहीं होता है। वहीं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये शिप, कार, प्लांट, वॉल्केनो, इनसे क्या होता है? एमिट होता है। बट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली एमिट नहीं होता है। ये इंस्टेड दे फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट विद द अदर सब्सटेंस। ठीक है जी, इसके बजाय ये वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों के अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया पर बनते हैं। कि जब जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसके साथ रिएक्ट करते हैं? अदर सब्सटेंस के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो जो पहला हमने ऑप्शन देखा था दैट इज PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये क्या था? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट था। एरोजोल दोनों था, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों कैसे थे? ये दोनों प्राइमरी पॉल्यूटेंट थे जो डायरेक्टली कहां से एमिट होते हैं? सोर्स से, जैसे व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस से। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, जो
डायरेक्टली कहाँ से एमिट होते हैं, जो डायरेक्टली एमिट होते हैं सोर्स से, जैसे सोर्स कुछ भी हो सकती है, व्हीकल, शिप, कार, प्लांट, वोल्केनो, तो ये डायरेक्टली एमिट होते हैं। बट जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो जब कौन क्या फॉर्म होता है, जब एमिट होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन विच क्लाउड अकर इज, कि पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत जिसमें बादल होते हैं। तो पहला है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या फिर मीजोस्फेयर। तो एज वी ऑल नो जो क्लाउड अकर होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। और ट्रोपोस्फेयर क्या है, दैट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, दैट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो ट्रोपोस्फेयर क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जो क्लाउड प्राइमरी अकर इन द ट्रोपोस्फेयर, जो क्या है, लोवेस्ट लेयर है किसकी, ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गैस लीक्ड इन भोपाल ट्रेजेडी वाज, कि भोपाल ट्रेजेडी में लीक हुई गैस कौन सी थी, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो लेट्स सी, पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, गैस लीक भोपाल ट्रेजेडी वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। इसे एक बार जरूर डिस्कस करेंगे। जो गैस लीक हुई थी ड्यूरिंग द भोपाल ट्रेजेडी वाज, वो कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो अकर हुआ था, रात में हुआ था ऑन दिसंबर 2 to 3 1984 में। कहा हुआ था, एट द UCIL, दैट इज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, मध्य प्रदेश, इंडिया। एक लार्ज अमाउंट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और उसके साथ बाकी अदर टॉक्सिक गैस क्या हुई थी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एंड अलॉन्ग विद अदर टॉक्सिक गैस वाज एक्सीडेंटली रिलीज हो गई थी एटमॉस्फेयर में, और उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य लोगों को लंबे समय तक जो स्वास्थ्य की समस्या को सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, कि इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल है। तो हमने जनरली मैटर्स की कितनी स्टेट्स पढ़ी है, मैटर की 5 स्टेट पढ़ी थी। ठीक है जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इनमें से जो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड थी, दैट इज प्लाज्मा। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। तो लेट्स सी, पहला है लिक्विड, ये हो गया आपका इनकरेक्ट, दूसरा गैस इनकरेक्ट, प्लाज्मा क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो प्लाज्मा इज ऑफन रेफर्ड टू, एज वी ऑल नो, दैट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 आयनाइज्ड गैस, जहां पर इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ एटम, जिसके वजह से क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, दिस स्टेट ऑफ मैटर ये कहां पाई जाती है, स्टार्स में, इंक्लूडिंग द सन एंड इज प्रोड्यूस इन प्लाज्मा। ठीक है जी, तो जो प्लाज्मा है दैट इज द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डबल द सॉल्युबिलिटी। तो पहले हम हेनरी लॉ को समझेंगे। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जब पार्शियल प्रेशर डबल होगा तो सॉल्युबिलिटी डबल होगी। तो हेनरी ने क्वांटिटेटिव रिलेशन को प्रपोज किया था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट के बीच में, जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज पी जो प्रोपोर्शनल होता है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो पी क्या है यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, और के एच क्या है, दैट इज अ हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी
हेनरी लॉ, डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डबल्स द सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, की जो प्रोटेक्टिंग पावर है लायोफिलिक कोलॉइडल सोल की, उसे हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, तो सीएमसी क्रिटिकल माइसल्स कंसेंट्रेशन इनकरेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इनकरेक्ट, कोएगुलेशन वैल्यू इनकरेक्ट, गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, एटम्स हैविंग जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है जी, एटम्स हैविंग जिनके पास क्या होते हैं, एटम्स हैविंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और मास नंबर जो होता है, मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। मास नंबर जो क्या होता है वो डिफरेंट होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, दैट इज सेम एलिमेंट जो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स, इसमें एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होता है, ये भी गलत है। आइसोटोन्स, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, जिनके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होता है उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। ठीक है जी, क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 15 आर आइसोटोन। क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, इसके पास कितने हैं, बोथ हैव 8 न्यूट्रॉन, दोनों के पास न्यूट्रॉन तो सेम है, बट कार्बन 14 के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर है 6, और नाइट्रोजन 15 के पास कितने प्रोटॉन है, 7, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। तो इस केस में इनके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो तो सेम है, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनमें से किसके पास क्या होती है लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो होती है फ्लोरीन। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द फैमिली ऑफ एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो कौन सी फैमिली है एलिमेंट की जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ये क्या है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इट इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जो फैमिली ऑफ एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, वो होती है हेलोजन्स की। ठीक है जी, वो किसकी होती है, वो होती है हेलोजन्स की। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका सी ऑप्शन होगा, तो एल्केलाइन मेटल इनकरेक्ट, एल्केलाइन अर्थ मेटल इनकरेक्ट, हेलोजन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कि इनमें से किसके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो पहले समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब जो ये फॉर्म कैसे होता है, जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। इज दैट क्लियर, कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जो फॉर्म कैसे होता है, विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। तो जहां पर क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। तो दिस टाइप ऑफ शेयरिंग जनरली किसमें देखी जाती है, O3 SO3 H2 SO4, और यही कंटेन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लेट्स सी, O3 क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट विल बी द pH एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कंटेन कर रहा है 0.10 m CH3CONA and 0.03 m CH3COH. pKa for CH3COH is equal to 4.57. तो as we all know, इसे सॉल्व कर लेते हैं कि pH is equal to pKa log, ठीक है जी, pH is equals to pKa plus log salt upon acid. That is pH is equal to pKa plus log सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है जी, सॉल्ट क्या है, दैट इज CH3CONA 0.10। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा, पी के ए वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 4.57।
4.57 प्लस लोग, ये कितना था सॉल्ट, दैट इज 0.10 और एसिड का गिवन है आपको, सॉरी वो गिवन है आपको दैट इज 0.03। ठीक है जी, ये गिवन है आपको 0.03। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यू क्या की है, पुट की है। तो सिंपल ये हो जाएगा 4.57 प्लस, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 4.57 प्लस दैट इज log 10 माइनस log 3, और आपको ये वैल्यू निकाल लोगे आप, ये आ जाएगा 4.57 प्लस log 10 माइनस log 3 दैट इज log 3.33, log 3.3। तो इसे कैलकुलेट करेंगे और इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 4.57 प्लस 0.52 समथिंग, और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 5.09। कितना आ जाएगा 5.09। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 4.87 इनकरेक्ट, 3.33 इनकरेक्ट, 5.09 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एलम यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज टू, कि पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाने वाली फिटकरी का कार्य है। तो वो क्या करता है, सॉल्ट पार्टिकल को कोएगुलेट कर देता है। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा कोएगुलेट द सॉल्ट पार्टिकल, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, कि इनमें से कौन सा मेटल है। तो कार्बन, कार्बन क्या है, दैट इज अ नॉन मेटल। ठीक है जी, नाइट्रोजन ये भी क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या है, दैट इज अ मेटल जो बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, जो क्या है मेटेलिक एलिमेंट है। जो किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से, दैट इज अ मेटेलिक एलिमेंट। इज दैट क्लियर। जो सोडियम है वो किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से, जो क्या है दैट इज अ मेटेलिक एलिमेंट। और ऑक्सीजन क्या है, दैट इज अ नॉन मेटल। और पूछा था कि इनमें से कौन सा मेटल है, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी भी कहाँ किस में है, ये भी एक्सेप्शन है लिक्विड स्टेट में, बट ये क्या है, दैट इज अ मेटल। ठीक है जी, ये लिक्विड नहीं है, ये ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो पाया जाता है फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर डैश इन नेचर, कि जो नॉन मेटल्स के क्या होता है, ऑक्साइड्स होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या फिर एम्फोटेरिक होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहां से आता है। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, तो वो कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगर पूछ ले ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, वो नेचर में कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। क्वेश्चन में पूछा था ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन बेसिक गलत, दूसरा एसिडिक, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ये हमने चैप्टर में पढ़ाया भी था। तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। और बहुत बार ये रिपीट भी करवाया था। तो ऑक्सीजन गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन भी गलत, तो जो हाइड्रोजन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। तो जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करता है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल गिव अ सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे मैनी रिएक्टिव मेटल, एज वी ऑल नो कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टिव मेटल हैं। तो जब ये किसके साथ, 2HCl प्लस 2Na, तो ये क्या फॉर्म करता है,
2NaCl प्लस H2। और एज वी ऑल नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस H2। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग किसके साथ, दैट इज ये होता है आपका HCl प्लस NaOH, ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaCl प्लस H2O, कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। और ये किसका एग्जांपल है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शोन टू बी बोथ एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करता है। तो बात करें O2 नेगेटिव की, तो ये तो है ब्रोंस्टेड बेस, तो ये तो हो गया आपका गलत। लेकिन जो HSO4 नेगेटिव है, ये दोनों की तरह काम करता है, ब्रोंस्टेड एसिड भी और ब्रोंस्टेड बेस भी। कैसे, लेट्स सी। तो ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, और ब्रोंस्टेड लोवरी बेस इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है। तो जो HSO4 नेगेटिव है, ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को, और दस एज अ फॉर्म H2S फ्रॉम H2SO4 से। ठीक है जी, जो HSO4 नेगेटिव है, ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, किससे, H2SO4 से, एंड कैन रिलीज वन H पॉजिटिव, और ये SO4 2 नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तो फॉर्म करता है SO4 2 नेगेटिव। तो ये ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो इट एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच केसेस प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। फिर से क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट वुड बी। पूछा है कि इमल्सिफाइंग एजेंट का एग्जांपल क्या होगा। ऑयल तो नहीं होगा, जो सोप है दैट इज द करेक्ट आंसर, की इमल्सिफाइंग एजेंट का जो एग्जांपल है दैट इज सोप। ठीक है जी, दैट इज सोप। तो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मीथेनॉल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटोनाइट्राइल ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट सोडियम साइनाइड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, मीथेनॉल दैट इज CH3OH एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एल्कोहल है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किससे है, कार्बन एटम से। एसिटोनाइट्राइल दैट इज CH3CN ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या है, एक नाइट्राइल है विद अ कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डेड टू अ नाइट्रोजन एटम। बट सोडियम साइनाइड दैट इज NaCN, तो सोडियम साइनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है, सोडियम और साइनाइड से। साइनाइड अपने आप में डिराइव होता है फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट सोडियम साइनाइड एज अ होल क्लासिफाइड एज एन इनऑर्गेनिक। ये ध्यान रखना, जो साइनाइड है वो ऑर्गेनिक है, बट कंप्लीट अगर कंक्लूड करें सोडियम साइनाइड वो एक इनऑर्गेनिक है। फिनोल दैट इज C6H5OH ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक एल्कोहल है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच होता है किससे, बेंजीन रिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम अंडरगो। बेंजीन के अंदर जो हर एक कार्बन एटम किससे होता है, sp sp2 sp3 sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेंजीन में जो हर एक कार्बन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो होता है sp2। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, तो ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी, तो ये सारे कार्बन क्या है, दैट इज sp2। तो इन बेंजीन ईच कार्बन एटम अंडरगो sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 है, द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन। पूछा है कि छोटी शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इनमें से किसमें होती है। तो एज वी ऑल नो कि शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन दैट इज एसिटाइलिन। किसमें होती है, एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन दैट इज इथाइन। एज वी ऑल नो इथाइन मतलब किसकी बात हो रही है, आइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इज दैट क्लियर, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो दैट इज जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं किसकी, C2H2 दैट इज इथाइन और एसिटाइलिन। ठीक है जी, C2H2 इथाइन और एसिटाइलिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। किसके वजह से, ड्यू टू द presence of carbon carbon triple bond, due to the presence of carbon carbon
ट्रिपल बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, इज दैट क्लियर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैज शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, इज दैट क्लियर? हैज शॉर्टेस्ट कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि प्रोपीन रिएक्ट विद HBr। जब प्रोपीन रिएक्ट करता है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो वो क्या फॉर्म करता है? बात कर रहे हैं किसकी? प्रोपीन की। तो प्रोपीन मतलब प्रोपीन, प्रोपीन प्रोप मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन, और इन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है जी, डबल बॉन्ड। ये हमने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस भी किया था। तो प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है? प्रोपीन। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? HBr के साथ। किसके साथ? HBr के साथ। और किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो आपको बताना है कि ये क्या फॉर्म करेगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, वैसे बहुत इजी है, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे HBr क्या है? ये है हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है जी। HBr क्या है? ये है हाइड्रोजन हैलाइड। और जब हाइड्रोजन हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एल्कीन के साथ। जब ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एल्कीन, तो अगर पूछ ले ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? कि हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HBr जब ये रिएक्ट करते हैं एल्कीन के साथ, तो कौन सी रिएक्शन होगी? यूजिंग एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। कौन सी? यूजिंग एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होगा कि इन दी प्रेजेंस ऑफ की ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में, जैसे HBr जब वो ऐड होता है, ऐड टू कार्बन अक्रॉस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो उसके वो क्या कैरी करता है? विच कैरी अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी कौन सा होगा? दैट इज C2H2, दैट इज इथाइन और एसिटाइलीन, ठीक है जी। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है जी। पूछ ले अगर कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, तो जो एसिटाइलीन है वो कौन सा होगा? दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इज दैट क्लियर? तो दैट इज C2H6, एज वी ऑल नो, CH3 ठीक है। इनके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब बात हो रही है किसकी? C2H4 की, दैट इज CH3। ये हो जाएगा आपका, कार्बन कितने हैं? 2 हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। कार्बन कितने हैं? 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं C3H8 की। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अब बात करें C2H2, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे क्या कहते हैं? इथाइन और एसिटाइलीन, इथाइन और एसिटाइलीन। और इसका जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है? सॉरी, ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये कैसा होता है? दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कैसा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो पूछ ले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट इज एसिटाइलीन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपाउंड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4। बताना है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा किसके रिजल्ट से? जब इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा बाय KMnO4, ठीक है जी। लेट्स सी, देखेंगे। बात की है किसकी? इथाइल बेंजीन की। किसकी बात करी है? इथाइल बेंजीन की। तो लेट्स सी, स्ट्रक्चर आपको सबको पता ही होगा, ठीक है जी। ये क्या है आपका? दैट इज, अभी हमने सिर्फ बेंजीन बनाई है, इथाइल बेंजीन, ठीक है जी। क्या बनाया है हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है? सिर्फ बेंजीन का। अब इसमें बात हो रही है किसकी? इथाइल बेंजीन की। किसके प्रेजेंस में? दैट इज एल्केलाइन KMnO4 में। एल्केलाइन KMnO4, ठीक है जी। एल्केलाइन KMnO4। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा, दैट इज, ठीक है जी। ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा आपका बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म किया इसने?
क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, क्या फॉर्म किया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है जी, कि जब कंपाउंड फॉर्म होता है किसके रिजल्ट से, जब हम इथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के थ्रू, तो क्या फॉर्म होता है, बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्म होता है, बेंजोइक एसिड। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच एसिड इज यूज, कौन से एसिड को हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर, की सिंथेटिक रबर को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से एसिड का यूज होता है, तो उसमें हम यूज करते हैं एसिटिक एसिड को। तो एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर। ये आप लिख सकते हो कि एसिटिक एसिड is used in the manufacture of synthetic rubber. Is that clear? कि एसिटिक एसिड को किस में यूज किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रबर को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से एसिड का यूज होता है, एसिटिक एसिड का। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल, कि इनमें से कौन सी सिरेमिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है जी, तो बात करें हम किसकी, सिरेमिक मटेरियल की, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये सब क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहला ही है हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ये बात तो सही है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, हाई होती है, ये बात भी सही है। तो ये दोनों तो सिरेमिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बात करें किसकी, लो इलोंगेशन, यस इलोंगेशन भी लो है, ये भी बात सही है, बट लो हार्डनेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक मटेरियल। Low hardness is not a characteristic property of सिरेमिक मटेरियल। ये सिरेमिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। और पूछा था कौन सी नहीं है, तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। जब CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एज वी ऑल नो कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो किसके वजह से होता है, जब ग्रीन हाउस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, एज वी ऑल नो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके वजह से होता है, जब ग्रीन हाउस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो कोज्ड होता है वो किसके वजह से होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और आपको मैंने बताया था कि जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो कौन सी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन में कहा है कि जब CO2 का कंसंट्रेशन, जो CO2 का कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो बढ़ रहा है, तो वो किस लिए जिम्मेदार होगा, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो एसिड रेन इनकरेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो जो आपका बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कोटिंग ऑन मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर। ये हमने पॉलीमर में भी पढ़ा था। एंड इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज ऑफ। मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन अब इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द चैप्टर हमने कराए हैं, थ्योरी बिल्कुल डिटेल में कराई है, इसलिए सिर्फ अब आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की उम्मीद ना करें, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो पूछा है जो कोटिंग होती है मॉडर्न नॉन स्टिक कुकवेयर और इलेक्ट्रिक आयरन वो किसकी होती है। ठीक है जी, कि आधुनिक नॉन स्टिक कुकवेयर और इलेक्ट्रिक आयरन पर कोटिंग किसकी होती है, और ये मैंने आपको पॉलीमर में बताया था किसकी होती है, वो होती है टेफ्लॉन की। किसकी होती है, वो होती है
टेफ्लॉन की। तो पहला ऑप्शन है टेरिकोट, टेरिकोट तो नहीं होता, पॉलीएस्टर भी नहीं होता, ठीक है जी, रेयन भी नहीं होता, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर कि जो किसकी कोटिंग होती है वो होती है टेफ्लॉन की, ठीक है। आई होप आपने पॉलीमर वाली वीडियो देख ली होगी, और नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉर कोरोजन ऑफ आयरन टू टेक प्लेस, ठीक है जी, किसके लिए, आयरन पर जब जंग लगता है, ठीक है, लोहे का संरक्षण होने के लिए, फॉर कोरोजन ऑफ आयरन टू टेक प्लेस क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज सफिशिएंट, कि सिर्फ मॉइस्चर का होना ही सफिशिएंट है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर का होना भी, ऑक्सीजन भी जरूरी है। तीसरा है हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है, और फोर्थ है एक स्ट्रॉन्ग एसिड जरूरी होता है। तो एज वी ऑल नो कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, बेसिकली वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो रस्ट फॉर्म करता है। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल, तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है जी। बात करें दो तरह का मिक्सचर होता है, एज वी ऑल नो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है, हेट्रोजीनियस में जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम नहीं होता है। लेट्स सी, पहले इनमें हम एक बार देख लेते हैं। तो जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस तब कहते हैं जब कॉम्पोजिशन जो होता है सब्सटेंस का उसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है जी, मतलब उसमें क्या होंगे, देयर आर टू और मोर डिस्टेंट फेस होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ये हमने एक्सप्लेन भी किया था। और कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमेशा जो विजिबल होंगे वो किससे होंगे, विद द नेक्ड आई या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम उन्हें देख सकते हैं। और होमोजीनियस क्या होगा, जिसमें जो आपका कॉम्पोजिशन होगा सब्सटेंस का वो यूनिफॉर्म होगा। और होमोजीनियस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर, उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो बात करें एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है FeSO4 का, फेरस सल्फेट का, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या फिर होमोजीनियस, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय ऑफ आयरन निकल कार्बन, ये भी कैसा मिक्सचर है, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सोडियम क्लोराइड पाउडर, किस किस का मिक्सचर, सल्फर और सोडियम क्लोराइड पाउडर का जो मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजीनियस। वो कैसा होता है, वो होता है हेट्रोजीनियस। फोर्थ देख लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर, क्या आप ये कैसा होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तो ये भी कैसा होगा, गैसेस के मिक्सचर को भी क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं। होमो मतलब, एज वी ऑल नो कि होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है जी। इसमें जो कॉम्पोजिशन होगा यूनिफॉर्म होगा। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो इसमें कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसमें यूनिफॉर्म होगा। इसमें सिर्फ ओनली वन फेज होते हैं, इसमें दो या उससे ज्यादा फेज होते हैं। इन्हें हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, बट इन्हें हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, ये किसका एग्जांपल है, ये है होमोजीनियस मिक्सचर का। और मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इज दैट क्लियर। अगर यहां से फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कि इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। और ये क्वेश्चन आपका एनबीएस में पूछा गया है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो आयंस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे आयन जिनके पास क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसे ये बात पता है वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एज वी ऑल नो, बात करें किसकी, लिथियम की।
तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, ठीक है जी। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो जो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। वहीं बात करें सोडियम की, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। क्या इनके इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज S-2 Cl नेगेटिव और दैट इज Ar, ठीक है जी। बात करें इसकी, तो इस केस में सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका, यहां देख लेते हैं, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, ठीक है। कितना चार्ज है? -2, तो क्या हो जाएंगे +2, तो ये कितना हो गया 18। वहीं बात करें क्लोरीन की, तो एज वी ऑल नो कितना होता है 17, क्या चार्ज है? -1 + 1 कर दो, ये भी कितना आ गया 18। चलो जी, आर्गन एज वी ऑल नो दैट इज 18। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? सेम है। यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है? वो है सेम। तो आप किसके अकॉर्डिंग, जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या है? ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंपल सी बात है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसे एलिमेंट और आयन जिनके पास क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा सेट ऐसा है, कौन सा सेट है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो वो है आपका सेकंड ऑप्शन, क्या हो गया? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है, इन एन आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, तो बात तो सही है कि आयन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। दूसरा है, इन एन आयन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन सेम, दैट इज ये इनकरेक्ट हो गया। इन एन आयन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये भी गलत है। आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो हमेशा सेम ही होते हैं, ये भी गलत है। आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो सेम होते हैं। तो व्हेन एन एटम, जब एटम के पास क्या होंगे? आयंस क्या है? सिंपल, व्हेन एन एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज प्रोटॉन। तो इन एन आयन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे दैट इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 4 क्लोज्ड कंटेनर, आपके पास 4 क्लोज्ड कंटेनर है ए बी सी डी, जो कंटेन कर रहे हैं मीथेन, CH4, N2, एंड CO2 रेस्पेक्टिवली। इफ द मास ऑफ अ गैस इन ईच कंटेनर इज 10 ग्राम, की जो मास होगा गैस का हर एक कंटेनर में दैट इज 10 ग्राम। इनमें से बताना है कि विच वन ऑफ द 4 कंटेनर वुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। बताना है कि किस कंटेनर में जो मैक्सिमम नंबर होंगे किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस के। तो आपको एक पता होगा एक फॉर्मूला, क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एज वी ऑल नो कि दैट इज मास ऑफ गैस एंड मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है जी। मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो इससे हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, ठीक है जी। 4 क्लोज कंटेनर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबका मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले है आपका CH4 दैट इज मीथेन। मीथेन का जो मोलर मास होता है, ठीक है, निकाल लोगे, ये होता है 16 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। उसके बाद नाइट्रोजन का निकाल लो, N2 क्या होता है? दैट इज मीथेन, ये नाइट्रोजन, ठीक है जी। नाइट्रोजन का जो होता है दैट इज 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। थर्ड है आपका दैट इज H2, ठीक है जी, सिंपल है, H2 होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, ये तो इजी है, सबको पता होगा, ये होता है 2 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ मोलर मास, हमने निकालना सीखा था। उसके बाद आता है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? ये होता है 44 ग्राम पर मोल। अभी हमने ये सबके क्या लिख लिए? सबके मोलर मास लिख लिए हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले हम किसका करेंगे? CH4, सबसे पहले हम करेंगे मीथेन का। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ
गैस। ठीक है जी, निकाल लेंगे। तो मास कितना गिवन है, बताया था क्वेश्चन में कि हर एक का जो है वो है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना है, 16 है। ठीक है जी, इसका मोलर मास कितना है, 16 है। तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 10 ग्राम अपॉन 16 ग्राम पर मोल, और ये कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 0.625 मोल्स। कितना आएगा, 0.625 मोल्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है, सेकंड का ठीक है नाइट्रोजन का है, दैट इज 28। तो ये भी है 10 ग्राम अपॉन 28 ग्राम पर मोल। इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 28, 0.357 समथिंग कुछ आएगा। एक बार आप भी चेकआउट कर लीजिएगा, 0.357 मोल्स। उसके बाद थर्ड है हाइड्रोजन, दैट इज 2। तो ये आ गया 10 ग्राम अपॉन 2 ग्राम पर मोल, और ये तो इजी है निकालना, इसका तो आप इजीली निकाल लोगे, दैट इज 5 मोल्स। कितना आ गया, 5 मोल्स। और उसके बाद बचा आपका लास्ट वाला, दैट इज 44। तो ये आ गया 10 अपॉन 44 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपका 2.227 समथिंग ये आएगा। एक बार आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, दैट इज ये आएगा आपका, ये आएगा सॉरी 0.227 मोल। ठीक है जी, तो ये किसका था, फोर्थ वाला जो था वो था कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है जी, ये किसका था, ये हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो वो किस में है, वो है हाइड्रोजन में, दैट इज 5 मोल्स। तो लेट्स सी, तो जो आपका 5 मोल्स, तो ए बी सी डी, तो जो आपका सी होगा उसके पास क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इज दैट क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, कि इनमें से सब किसका हाईएस्ट मास होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करा था कि हम मास कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, कि मास कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है जी, ऐसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ऐसे हम निकालते हैं क्या, मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो जो आपका पहला है वो है H2O, H2O। ठीक है जी, फर्स्ट है आपका 10 मोल्स ऑफ H2O। तो H2O दैट इज वाटर, एज वी ऑल नो। इसका आप मोलर मास निकाल लोगे, मोलर मास इजी है, निकाल लोगे 1 इंटू 2 प्लस 16, दैट इज 2 प्लस 16 दैट इज 18। ठीक है जी, ऐसे क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास निकालते हैं। ठीक है जी, क्या निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा ये, मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 16, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो इसका आ गया मोलर मास कितना, दैट इज 18। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने हैं, दैट इज 10। ठीक है जी, 10 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सॉरी 10 मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं। वही मोलर मास कितना गिवन है, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। कितना गिवन है, 18 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 180 ग्राम। कितना आ जाएगा, दैट इज 180 ग्राम। वही दूसरे का निकाल लो, दैट इज C12H22O11। पहले इसका मोलर मास निकाल लेंगे, निकाल लो जी। ये हो जाएगा 12 इंटू, ठीक है क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। कार्बन का कितना होता है 12, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है जी, करो कैलकुलेट, और कैलकुलेट करना डायरेक्ट तो आंसर बताना, 11 इंटू 16 ये आ जाएगा आपका, दैट इज 342। ठीक है जी, ये आगे आपका कैलकुलेट करके 342 ग्राम पर मोल। अब निकाल लो, क्या निकालना है, मास निकालना है। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 मोल्स इंटू 342 ग्राम पर मोल। कर लो इसे कैलकुलेट, इतने हम आगे का सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है थर्ड आपका, ठीक है, तो अब आप एक एक करके सॉल्व कर लोगे, दैट इज 2.0 मोल ऑफ CaCO3, दैट इज CaCO3। ठीक है जी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, एज वी ऑल नो कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका मोलर मास निकाल लो। इसका मोलर मास सिंपल कैसे निकाल लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का कितना होता है, ये कोई कार्बन मत समझ रहे, दैट इज कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40, कितना होता है
40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दैट इज 3 इंटू 16। ठीक है जी, कर लो कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 100 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से हम इसका क्या निकाल लेंगे, सिंपल मास निकाल लेंगे, और इसका जो मास आएगा कैलकुलेट करके दैट इज सिंपल, इसका मोल्स कितना गिवन है दैट इज 2.0, ये हो जाएगा आपका 2.0 मोल्स इंटू 100 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, और कैलकुलेट करके आ जाएगा इसका 200 ग्राम। कितना आ गया 200 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया 200 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या किसका 4.0 मोल्स ऑफ CO2 यहीं कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, दैट इज 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16, 12 16 टू जा 32, 2 2 4 और 3 और 1 4, फिर 44 ग्राम पर मोल। कितना आ गया दैट इज 44 ग्राम पर मोल। ये गिवन है 4.0 इंटू 44 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया आपका 176 ग्राम। कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करके 176 ग्राम। और अभी हमने एक ही कैलकुलेशन ड्रॉप की थी, उसका जो कैलकुलेट करके आएगा आपका आएगा दैट इज 171 ग्राम। ठीक है, इसका जो आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा 171 ग्राम। लेट्स सी, क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मास, तो किसका सबसे हाईएस्ट मास होगा, तो इसका तो है दैट इज 176 ग्राम। ठीक है जी, इसका कितना है 176 ग्राम। इसका है CaCO3, इसका है 200 ग्राम, इसका है 171 ग्राम, और एक बार H2O का देखेंगे दैट इज 180 ग्राम। तो आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पर हाईएस्ट मास किसका है। तो एज वी ऑल नो वो किसका है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन, क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं। जो 10 मोल्स ऑफ H2O क्या कंटेन कर रहा है 180 ग्राम, 0.5 moles of C12H22O11 that is 171 gram, 2.0 mole of CaCO3 200 ग्राम, और 4.0 moles of CO2 176 ग्राम। जो 2.0 moles of CaCO3 है ये किसका क्या है, सबसे हाईएस्ट मास किसी का ही है, जो कितना है 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, की स्ट्रॉन्ग एसिड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सॉल्टी होते हैं। तो एज वी ऑल नो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बात तो सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं वेरी रैपिडली अदर सब्सटेंस के साथ, जैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो एसिड है वो कैसे होता है, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉल्टी नहीं होते हैं। तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एज वी ऑल नो वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल बता दीजिए, बिल्कुल जैसे HCl एज वी ऑल नो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो जब ये हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस मोर H पॉजिटिव आयन, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो नाइट्रिक एसिड है, ये सब किसके एग्जांपल है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के। बात करें मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ये ऐसे एसिड्स हैं जो डिराइव होते हैं एक या उससे ज्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो एज वी ऑल नो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉल्टी नहीं होते हैं। और यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। तो एसिड टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की वजह से। तो व्हाइल टेस्टिंग द टंग्स गेन्स आयंस एंड इट रजिस्टर द फ्लेवर एज सोर। एसिडिटी को मेजर करते हैं किससे, बाय द पीएच लेवल ऑफ अ सॉल्यूशन। लोअर द पीएच, जितनी पीएच कम होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सॉल्ट, कि सॉल्डर के बारे में इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है। तो एज वी ऑल नो कि सॉल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ठीक है जी, सॉल्डर इज एन एलॉय ऑफ lead and tin। ठीक है जी, सॉल्डर इज एन एलॉय ऑफ lead and tin, और ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन 50% lead and 50% tin। इट कंटेन 50% lead and 50% tin। ठीक है जी, इट कंटेन 50% lead and 50% tin, और ये किस लिए सुटेबल होता है, फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए, क्योंकि इनका जो
मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, जिस वजह से ये सुटेबल होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए। तो पहला है इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, बात तो सही है। इसे हम यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। थर्ड है इसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में यूज करते हैं। और जो स्मॉल अमाउंट होता है Cu का, अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन तो सही था, इसे हम यूटेंसिल बनाने में यूज नहीं करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में यूज करते हैं। तो बी और डी गलत हो जाएगा, ए और सी क्या होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन। एलॉय एक मेटेलिक सब्सटेंस है जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। सोल्डर जो कॉमनली यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल, फायर, स्प्रिंकलर, मतलब इन सब में यूज किया जाता है। और दैट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग पीस ऑफ मेटल, मेटल के पीसेस को ज्वाइन करने में भी इसका यूज होता है। ये 50% लेड और 50% टिन कंटेन करता है, जिसे हम बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो इसे किस लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स को एक साथ क्या करने में, इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, इट इज यूज फॉर सोल्डरिंग और वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, क्योंकि इट हैज अ रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन लेड एंड टिन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट वेयर एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस, ए का 9, बी का 11। ठीक है, आपको 4 एलिमेंट गिवन है और उनके एटॉमिक नंबर गिवन है। ए का एटॉमिक नंबर है 9, बी का एटॉमिक नंबर है 11, सी का एटॉमिक नंबर है 12 और डी का एटॉमिक नंबर है 13। बताना है कि इनमें से किस एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ए जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है दैट इज फ्लोरीन। ठीक है जी, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है वो सोडियम, जिसका 12 होता है मैग्नीशियम और जिसका 13 होता है वो होता है एल्यूमिनियम। बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट इज 2 और 7। ठीक है जी, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281, इसका होगा 282, 8, 9, 10, 11, 12 और इसका हो जाएगा 283। अब पूछा है कि किसमें किसकी वैलेंसी, इनमें से कौन से एलिमेंट की वैलेंसी सेम होगी। बात करें ए की, तो इसमें इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। ठीक है जी, इसे भी क्या चाहिए, जो सोडियम है, बात करें किसकी, सोडियम की, तो इनकी एल्केलाइन मेटल है पहली बात तो ये, एज वी ऑल नो, और इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी भी वैलेंसी होगी 1। ठीक है जी, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसकी बात करें इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1। तो सेम किसकी हुई, ए एंड बी की, किसकी हुई, ए एंड बी की। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स इज 18। ठीक है जी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एन एलिमेंट एक्स इज 18, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है इन इट्स न्यूक्लियस 20। तो बताना है कि एक्स करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट एक्स। ठीक है जी, क्या बताना है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट एक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट एक्स वो कितने थे, 18। ये तो चीजें गिवन थी। ठीक है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट वो कितने थे, वो थे 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट वो कितने थे, दैट इज 20। ये भी गिवन है। बात करें एटॉमिक नंबर, एज वी ऑल नो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, atomic number is equals to number of proton is equals to number of electron in neutral atom, number of electron in neutral atom उस केस में कितने होंगे, that is 18। ठीक है जी, number of electron in neutral atom that is 18। तो निकाल लो यहाँ से मास नंबर निकाल लोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, कितने हैं 18, न्यूट्रॉन कितने हैं 20। दोनों को कैलकुलेट कर लो, 18 और 20 कितना आ गया 38। तो मास नंबर कितना हो गया 38। ठीक है जी, मास नंबर कितना हो गया 38।
इज दैट क्लियर? तो मास नंबर हो गया 38 और ये थे आपको गिवन 18। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, द पीएच ऑफ वाटर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम अ रिवर। कि वाटर का सैंपल कलेक्ट किया गया, द पीएच ऑफ अ वाटर सैंपल कलेक्टेड किया गया फ्रॉम अ रिवर, वो पाया गया कि वो बहुत ज्यादा क्या है? एसिडिक है, जिसकी रेंज है 3.4 टू 4.6। ऑन द बैक ऑफ द रिवर वर सेवरल फैक्टर्स दैट वर डिस्चार्जिंग एफुलेंट इनटू द रिवर। ठीक है जी, द एफुलेंट पॉल्यूटिंग द रिवर, कि वो क्या कर रहे हैं? रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उनकी वाटर की पीएच को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? कि सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की वजह से, लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की वजह से, या अल्कोहल डिस्टिलरी की वजह से, या प्लास्टिक टॉयज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के वजह से। तो लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कॉल। बहुत इजी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डीकंपोजिशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन। एज वी ऑल नो कि जो ताजमहल है वो भी क्या है? एक तरह का पॉल्यूशन का शिकार है। विच हैज लीड टू द सेम सफर फ्रॉम मार्बल कैंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए? एसिड रेन। तो फोटोकेमिकल स्मोक, दैट इज इनकरेक्ट। स्मोक इनकरेक्ट, एसिड रेन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो मेन कॉज है मार्बल कैंसर का, जो अफेक्ट कर रहा है ताजमहल को, वो एसिड रेन है। एसिड रेन जो होती है वो किस वजह से होती है? किसके क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? तो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड रेन है इज प्राइमरली कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर। और ये पॉल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर वेपर के साथ, और फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और जो किस फॉर्म में गिरते हैं? एसिड रेन की फॉर्म में गिरते हैं। ठीक है जी। जो मेन कोज है मार्बल कैंसर का, जो किसे अफेक्ट कर रहा है? ताजमहल को, वो एसिड रेन है। एसिड रेन जो प्राइमरली किस वजह से कोज होती है? जो एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और जो फॉल होते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन जब मार्बल के साथ रिएक्ट करती है, मार्बल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑफ द ताजमहल, तो जिस वजह से वो कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। तो जो मेन पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं मार्बल कैंसर के लिए, वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है किसके बेसिस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, बात सही है। एनोमलीज रिगार्डिंग एटॉमिक प्रोसेस वाज रिमूव्ड, ये भी सही है। नो प्लेस फॉर एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड, ये बात जो है ये सही नहीं है। नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है? थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेट्स सी। बात करेंगे मेंडलीव्स ने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे व्हाइल टेकिंग केमिकल प्रॉपर्टी इनटू कंसीडरेशन। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि दैट देयर अकर अ पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे। ही लेफ्ट सम गैप्स प्रेडिक्टिंग दैट कि कुछ एलिमेंट जो है वो बाद में डिस्कवर होंगे। तो जब इनर्ट गैस डिस्कवर्ड हुई तो उन्हें क्या किया गया? उन नए ग्रुप में रख दिया गया बिना एग्जिस्टिंग टेबल को डिस्टर्ब किए हुए। तो हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके रिसेंबल है? एल्केलाइन मेटल के रिसेंबल है, जो फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयंस, एंड रिसेंबल हैलोजन, जो फॉर्म करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन, ये बात भी सही थी। फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ सही थे, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन था वो ही सही नहीं था। पूछा था कौन सा ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड X is C2H6O। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट अ कोवेलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताना है कि कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड होगा। बात करूं पहले ऑप्शन की, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये कैसा है? ये आयनिक है, तो ये तो हो गया गलत। वहीं बात करें KNO3 की, तो K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया आयनिक। बात करें किसकी? CCl4 की, तो CCl4 ये कैसा होता है? ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड। मैम एक बार CSO4 एज वी ऑल नो दैट इज Ca2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये कैसा होता है? ये भी होता है आयोनिक। ठीक है जी, ये कैसा होता है? CaSO4 जो है आपका CaSO4 होता है, ये भी आपका आयोनिक होता है। Ca2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ये भी कैसा होता है? आयोनिक। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एलिमेंट्स के बीच में,
आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जो कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बाय द कार्बन एंड क्लोरीन एटम आर नियरली एट द सेंटर ऑफ द बॉन्ड। कैल्शियम सल्फेट एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है Ca2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है जी, SO4 2 नेगेटिव। और व्हेन अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मेटल, केटायन एंड पॉली एटॉमिक आयन, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, एक ग्रुप है 3 एलिमेंट का जो ऑब्टेन होते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, वो क्या है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और एसिड देते हैं, तो ये बात तो सही नहीं लग रही। चलो बाकी देख लेते हैं। सम मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं, बात सही है। सम ऑफ द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड नाइट्रोजन गैस, ये हमने पढ़ा भी था। जितने भी मेटल कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये भी सही है। तो जो आपका B C D जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। फोर्थ ऑप्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या देते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। और गोल्ड जनरली ऑक्सीजन वाटर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड एसिड, ठीक है जी। ये पहली स्टेटमेंट थी कि जितने मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड ऑक्साइड। और यही क्या है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो फॉर्म करता है एल्कलाइन सॉल्यूशन। इफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द क्लोराइड ऑफ दिस मेटल इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है, एट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच दिस मेटल बिलोंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप, ठीक है। लेट्स सी डिस्कस करते हैं इसे हम। ग्रुप 1 के एलिमेंट आप सबको पता होगा, दैट इज लीना ने की रब से फरियाद, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। द थर्ड पीरियड कंटेन करता है 8 एलिमेंट, ठीक है जी। ये ग्रुप 1 एलिमेंट की बात थी। जो थर्ड पीरियड है वो कंटेन करता है 8 एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, तो वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन है। ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो ब्राइन को हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर के साथ। और जो एल्कलाइन मेटल है उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, अंडर ऑयल के, ऑयल में हम उन्हें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे उन्हें फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बचा सकें, ठीक है जी। तो सोडियम एंड क्लोराइन जब कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ब्राइन किसका एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का। और सोडियम एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल एल्कलाइन मेटल ग्रुप 1 एंड थर्ड पीरियड। तो दैट इज ग्रुप 1 और थर्ड पीरियड, जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड वुड हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि एक्वस सॉल्यूशन इनमें से किसके, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से कार्बन कंपाउंड के पास क्या होंगे, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एज वी ऑल नो कि हम एसिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, एसिडिटी इज मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो प्रोपेनॉइक जो है वो मोर एसिडिक होगा बाकियों से, क्योंकि द एनायन जो है वो रेजोनेंस से क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो एज वी ऑल नो दैट इज प्रोपेनॉइक C2H5OH, जो आपका डी ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर C2H5COH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मिजिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेल्सियस एंड 150 डिग्री सेल्सियस, तो उन्हें हम सेपरेट कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इनकरेक्ट, डिस्टिलेशन इनकरेक्ट, सेपरेटिंग फनल इनकरेक्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। की मिक्सचर जो होता है 2 मिजिबल लिक्विड का, उन्हें हम किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करते हैं, तो वो करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। द सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। What is observe, क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, when you place a shining copper sulfate, जब हम एक शाइनिंग कॉपर सल्फेट को क्या रखते हैं, बीकर में रखते हैं, जो कंटेन करता है
फेरस सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। जब आप एक चमकदार तांबे की प्लेट को जलीय लोहा सल्फेट घोल वाले बीकर में लगभग 30 मिनट के लिए रखते हैं तो क्या देखा जाता है? तो जो सॉल्यूशन है वो ब्लू या ग्रे हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और जो ग्रे कलर की जो लेयर है वो फॉर्म होगी ऑन द कॉपर प्लेट। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, एज वी ऑल नो कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ शाइनिंग कॉपर प्लेट को जब हम ऐड करते हैं फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व, क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। तो कॉपर विल बी यूज अनेबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि बताया था जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी क्या है? हाई है, और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा था। तो ये सब वही है, एक बार आप रीड आउट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टूडेंट बर्न करता है एक मैग्नीशियम रिबन को ऑन अ बर्नसन फ्लेम और उसके ऐश को कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑन अ वॉच ग्लास। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही ऑब्जर्वेशन है मेड बाय द स्टूडेंट? जो कलर होगा ऐश का वो ब्राउन होगा, तो ऐसा नहीं है। रिबन बर्न होगा विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फिल्म, ये भी सही है, सही है। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत है। एज वी ऑल नो, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम कैसा होता है? एक सिल्वर व्हाइट मेटल होता है। तो जब मैग्नीशियम बर्न होता है इन द एयर तो एमिट करता है एक ब्राइट व्हाइट फ्लैश, और वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ ओजोन होल इज, तो क्या होगा? क्रिएशन ऑफ अ लार्ज साइज ऑफ होल इन द ओजोन लेयर, ये गलत है। स्मॉल होल्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाएंगे इन द ओजोन लेयर, ये भी गलत है। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर रीचेस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज C5H10, तो उसमें कितने इन इट स्ट्रक्चर देयर आर, तो उसमें कितने बॉन्ड होंगे? ये हमने पहले भी किया था, 15 सिंगल बॉन्ड होंगे। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो आपको दिख रहा होगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है साइक्लोपेंटेन का, दैट इज C5H10, 1 2 3 4 और 5, C5H10। और इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? सिर्फ 15 सिंगल बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड डिपिक्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है जी, बताना है कि इनमें से किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही है? तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज लाइट को, तो ये बात सही है। तीसरा है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस डबल रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो गया गलत। ठीक है जी, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कायरल होते हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कायरल होते हैं, दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, अब दो तरह की इमेजेस आप लोग पढ़ते हैं, सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल ये बताता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, क्या वो आपस में, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं? तो सुपर इम्पोजिबल की दो ऑब्जेक्ट तब सुपर इम्पोजिबल होंगे जब हम एक, इफ यू कैन प्लेस वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाए, यानी कि वो कैसे हो? आइडेंटिकल हो। जैसे आइडेंटिकल ग्लोव्स फॉर द सेम हैंड, वो सुपर इम्पोजिबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल के केस में वो एक दूसरे के साथ फिट ना हो, जैसे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, वो कैसे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। वो दिखेंगे सिमिलर बट वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली मैच नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बोथ एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस। तो पहला है HNO3। पहले डिस्कस कर लेते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। ब्रोंस्टेड बेस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड की, ये कैसा एक ब्रोंस्टेड एसिड है? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो जो HNO3 है वो ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो जो HNO3 है वो कैसा है? ब्रोंस्टेड एसिड है। उसके बाद बात करें HS नेगेटिव की, तो ये जो है HS नेगेटिव जो है, जो ब्रोंस्टेड स्पीसीज है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये HS नेगेटिव क्या कर रहा है? प्लस H पॉजिटिव, तो एक कॉन्जुगेट एसिड भी बना रहा है। तो ब्रोंस्टेड एसिड वो होते हैं, ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज जो क्या करते हैं, हु इज एबल टू डोनेट H पॉजिटिव। ब्रोंस्टेड बेस जो क्या करते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, जो डोनेट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं। तो जो HS नेगेटिव है वो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह क्या कर रहा है?
काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर, कि वो एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है, तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज रेयर, इनमें से कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो रेयर होगी। तो ध्यान रखना जो फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेयर होगी, क्यों, क्योंकि उसकी लो प्रोबेबिलिटी होती है स्पीसीज के साथ रिएक्ट करने की, उनके साथ कोलाइड करने की। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 63 है, एक सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जब हम उसे वाटर में रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो पीएच होती है जो पीएच होती है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वो डिटरमाइन करनी है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पीएच के रिगार्डिंग सही है। तो बात करें जब एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट ये डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो इट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो AlCl3 + 6H2 AlOH3 क्या करता है पीएच को क्या कर देता है स्लो कर देता है, मतलब लेस देन 7 हो जाती है। क्यों, क्योंकि HCl क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो पीएच को सिग्निफिकेंटली क्या कर देता है लोअर कर देता है। तो पीएच विल बी मोर देन 7, तो पीएच कैसी हो जाएगी लेस देन 7, क्योंकि HCl क्या है एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म गोल्ड नंबर वाज कॉइन्ड बाय, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो वो है मरकरी, जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे 65 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।